स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्धन एकेडमी पर। तो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की पहली वाली बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। सेकंड बुक जो हमारी स्टार्ट हुई है, इसमें पहला चैप्टर हो चुका है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का जो सेकंड चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं। तो ये है सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन का शिक्षण में क्या इंपॉर्टेंस है और कम्युनिकेशन की कहाँ कहाँ क्या इंपॉर्टेंस है, होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं संप्रेषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखिए, संप्रेषण का वास्तविक अर्थ होता है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं एवं संदेशों को भेजना तथा प्राप्तकर्ता द्वारा उन्हें ठीक और सही अर्थ में समझना, जिस रूप में या जिस अर्थ में संप्रेषक चाहता है। ठीक है, तो सीधी बात अगर यहाँ कही जाए कि कम्युनिकेशन तभी एक प्रभावी होगा या कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण तभी कहा जाएगा जब जो कहने वाला है यानी जो प्रेषक है वो जो भी बात अपनी कह रहा है वो ग्राही के पास एज इट इज़ पहुँचे जैसा प्रेषक चाहता है। ठीक है, और इसे समझ में भी आए, तो यही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। अब ये जो संप्रेषण है इसे आंग्ल भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। लैटिन शब्द से ये जो बना है उसको, लैटिन शब्द जो कम्युनी है उससे ये बना है। ठीक है, कम्युनी से बना है। इसका मेनली आशय है कि विचारों, भावनाओं, सूचनाओं के आदान प्रदान से होता है। यानी हम संप्रेषण में मेनली क्या करते हैं, अपने विचार और अपनी जो भावनाएं, फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास नॉलेज है, इनका आदान प्रदान करते हैं। सिंपल। ठीक, संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और प्रेषण। सम का अर्थ होता है भली प्रकार, प्रेषण का अर्थ होता है भेजना। यानी हम अपनी जो भी नॉलेज या जो भी सूचना है उसको अगर हम ग्राही के पास भेज रहे हैं या जिसको हम बताना चाह रहे हैं उसके पास हम भेज रहे हैं, सही सही पहुँचे। ठीक है, भली प्रकार से वो उसके पास पहुँचे और उससे वो समझ में आए, यही क्या है, संप्रेषण है। ठीक है, ये अर्थ हो गया। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है पॉल लीगन्स के अनुसार, ये कहते हैं संचार यानी कि संप्रेषण। ठीक है, शिक्षण में जो संचार है उसे संप्रेषण कहा जाता है, इसे ध्यान देना है। ये टर्म यूज़ किया गया है कम्युनिकेशन मेनली यहाँ पे देखना है। तो संचार यानी संप्रेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक लोग, क्योंकि संप्रेषण तभी होगा जब दो लोग हों या उससे ज़्यादा लोग हों, एक के बीच में कोई संप्रेषण नहीं होता। ठीक है, तो दो या दो से अधिक लोग उनके द्वारा उनके बीच में विचारों, तथ्यों, भावनाओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय यानी एक्सचेंज हो, ठीक है, कि संचार प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो संदेश के अर्थ को, जो उनको मैसेज दिया गया है, उनके उद्देश्य को उपयोग कर सके और भली भांति उसे समझ सके। ये बात कही है पॉल लीगन्स ने। तो इसी जो डेफिनेशन है इसी पर ही कहा गया कि अगर संप्रेषण की हम बात करें या संचार की बात करें तो वो एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जो दो या दो से अधिक जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं के ही बीच में, उन्हीं के ही मध्य ये घटित होती हैं। इसमें मेनली हमारी जो अभिवृत्तियां हैं, इच्छाएं हैं, आदर्श हैं, सूचनाएं हैं, इन्हीं का ही आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो वही बात कही गई कि शिक्षण जो प्रक्रिया होती है उसमें संचार जो है इसको संप्रेषण कहा जाता है। तो ये एक टर्म संप्रेषण क्यों यूज़ किया गया, एज अ टीचिंग के प्रोसेस से यूज़ किया गया। ठीक है, फिर आते हैं क्रय। इनके अनुसार क्या है, किसी वस्तु के विषय में समान या सहभागी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतीकों का उपयोग ही संप्रेषण है। क्रय कहते हैं कि संप्रेषण तभी होगा जब आप सिंबलाइज्ड यानी आप जो भी एक्सचेंज कर रहे हैं सूचनाओं का वो सिंबल के फॉर्म में हो। ठीक है, यद्यपि मनुष्यों में संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम भाषा है, भाषा में भी मेनली हम लोग सिंबल्स का ही यूज़ करते हैं, फिर भी अन्य प्रतीकों का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब ये जो भाषा इसके अलावा भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इशारों में भी संप्रेषण कर लेते हैं, तो इशारों में जो संप्रेषण होता है उसमें कोई लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी एक ऐसे सिंबल जो इशारों में भी सिंबल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी लोग अपनी जो दूसरों की बातें उनको समझ जाते हैं। फिर हैं डॉक्टर आई.पी. तिवारी। ये क्या कहते हैं, संप्रेषण जीवन की एक क्रिया है, इसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये कहा गया है कि संप्रेषण अगर नहीं है तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब सिंपल ऐसे है, जैसे एक समूह बना है या एक रूम में कई सारे लोग हैं, ठीक है, 4-5 लोग हैं, अगर वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो उनके होने ना होने का कोई फ़र्क कोई मतलब नहीं होगा, फिर वो लोग ऐसे कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब यही है कि संप्रेषण यानी जो बातचीत होती है वो चाहे जिस भी टॉपिक पर हो रही हो, ठीक है, उसके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है।
संप्रेषण जीवन के साथ शुरू होता है, जीवन के अंत तक खत्म होता है। जब तक कि इंसान जीवित रहता है तब तक ये संप्रेषण किसी न किसी रूप में होता रहता है। सामाजिक व्यवस्था में संप्रेषण की भूमिका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि संप्रेषण के द्वारा ही हम अपने भाव, विचार और जो हमारा व्यक्तित्व है इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी 3 डेफिनेशन। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि संप्रेषण की आवश्यकता और इसका महत्व क्या है, ज़रूरत क्या है। तो देखिए, शिक्षा प्रणाली में शिक्षक तथा छात्र दोनों ही सक्रिय रहकर अंतः प्रक्रिया करते हैं। जो शिक्षा की जो प्रणाली होती है, उसकी जो प्रोसेस है, इसमें शिक्षक और छात्र दोनों का सक्रिय होना ज़रूरी है। इस प्रक्रिया में संचार माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी कि अगर शिक्षक कोई नॉलेज या कोई सूचना छात्रों से जो है डिस्कस कर रहा है या उन्हें बता रहा है, तो उसके लिए दोनों का एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर शिक्षक कोई भी नॉलेज अपनी शेयर करने की कोशिश कर रहा है और छात्र निष्क्रिय फॉर्म में है, तो उसका संप्रेषण वहाँ पे नहीं होगा, या यूँ कहें कि प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों का सक्रिय होना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है एक संप्रेषण कौशल क्या होता है, संप्रेषण कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिनके बेस पर हम कम्युनिकेशन स्किल को बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया, उद्देश्य कथन के समाप्त हो जाने के पश्चात बालक का ध्यान नए पाठ पर किस प्रकार केंद्रित हो। पहली बात, नए ज्ञान से किस प्रकार परिचित कराया जाए, बालकों को नए ज्ञान जब उनको दिया जाए तो कैसे परिचित कराया जाए। ये सारी जो समस्याएं होती हैं वह शिक्षक के सम्मुख आती हैं। ठीक है, अब डिपेंड ये करता है कि जो शिक्षक है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि वो छात्रों में किस तरीके से उनमें उत्सुकता बढ़ाए, एक्साइटमेंट बढ़ाए, कि वो जो पाठ जो भी पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तरीके से अचीव कर सकें, उनका केंद्र मतलब कि उनका जो है कंसंट्रेशन उसमें बना रहे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगले जो टॉपिक है उसको भी वो समझ सकें, कि मतलब अगले टॉपिक का भी वो वेट करें और उसे भी जो है प्राप्त करने की कोशिश करें। तो मेरे लिए ये क्या है, ये डिपेंड करता है एक प्रभावी जो संप्रेषण है उस पर, कि जो टीचर है उसका हाव भाव कैसा है, उसके जो मतलब बताने की वो कोशिश कर रहा है वो तरीका कैसा है। ठीक है, तो इसी को ही कहा जाता है संप्रेषण कौशल। ठीक, अब यहाँ पे वही बात कही गई है, अच्छे संप्रेषण से श्रेष्ठ शिक्षण की अपेक्षा की जा सकती है। अच्छा संप्रेषण अगर होगा, जैसे मान लीजिए ऐसे आप समझ सकते हैं कि बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हिंदी में मान लीजिए हिंदी पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत से अल्फ़ाबेट होते हैं जिनको सही तरीके से वो बोल नहीं पाते। अगर वो सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं तो वहाँ पे ही संप्रेषण का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो अगर कोई बोरिंग टॉपिक होता है उसको इतने मज़े से वो मनोरंजन इन्जॉयमेंट के साथ वो जो है बताते हैं, तो उसमें बोरिंग सब्जेक्ट भी इंटरेस्टेड लगने लगता है। तो यही बात है कि अच्छा संप्रेषण, ये बताने का तरीका होता है, वो श्रेष्ठ शिक्षण की अपेक्षा मतलब उससे की जा सकती है। अधिगम से इसका सीधा संबंध होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग्स इस चैप्टर में बहुत सारी हैं, इस वजह से मैंने एक पेज बनाया है, तो उसको हम लोग देख करके फिर इन हेडिंग्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। तो पहली बात यहाँ पे जो देखना है कि एक अच्छे संप्रेषण की विशेषताएँ क्या क्या हो सकती हैं। तो आइए पहले हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे संप्रेषण की विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं। तो कितने पॉइंट्स हम देखेंगे कि एक अच्छा संप्रेषण कब होगा। छात्रों के पूर्व अनुभवों का ध्यान, वो जो संप्रेषण जिसमें छात्रों के पूर्व अनुभव जो हैं इनको ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो ये जो है एक अच्छा जो है इफेक्ट डालेगा। निर्देशात्मक, जो भी नॉलेज दी जाए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पहले हेडिंग देख ले फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। निर्देशात्मक होना चाहिए, अच्छी योजना होनी चाहिए, उचित पथ प्रदर्शन होना चाहिए और जनतंत्रात्मकता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला है छात्रों के पूर्व अनुभवों का मतलब इसको ध्यान में रखना। शिक्षण की अगर सफलता की बात करें, किसी भी टॉपिक, जैसे कोई पोएम पढ़ाई जा रही है, ठीक है, अब उसमें नेचर के बारे में बताया जा रहा है, तो नेचर के बारे में उस पोएम को पढ़ाने से पहले बच्चों से ये पूछा जाता है कि नेचर के बारे में उन्हें क्या क्या पता है। ठीक है, वो पहाड़ों के बारे में कितना जानते हैं, वो सनराइज़ कब होता है कितना जानते हैं, स्टार्स कब निकलते हैं, मून जो है चांदनी रात कब होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उनके पूर्व ज्ञान को थोड़ा सा चेक किया जाता है, जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि हाँ, अब जो हम लोग पोएम पढ़ने वाले वो इसी से ही रिलेटेड है, यानी हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो वही है कि एक अच्छा संप्रेषण के लिए पूर्व जो अनुभव है उसको ध्यान में ज़रूर रखा जाए। निर्देशात्मकता खास ध्यान रखनी होती है, क्योंकि इसमें अच्छे शिक्षण में संप्रेषण आदेशात्मक नहीं होता है, मतलब इसमें ऑर्डर नहीं दिया जाता है, बल्कि निर्देशात्मक होना चाहिए, यानी उनको निर्देश दिया जाना चाहिए, उन्हें पथ प्रदर्शन का एक जो है तरीका बताना चाहिए कि एक अच्छी तरीके से जो है वो अच्छे गुण वो कैसे ग्रहण कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें।
फिर अच्छी योजना की बात की गई है। संप्रेषण का विषय समय, शिक्षोपकरण, शिक्षा के लिए जो उपकरण का यूज़ किया जाता है तथा इनमें प्रयोग की जाने वाली शिक्षण पद्धति आदि मिलकर एक अच्छे संप्रेषण की योजना बनाती है। यानी अच्छे संप्रेषण की अगर योजना की बात करें, हर एक स्टेप का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। योजनाएं पहले से कि पहले हम कितने क्वेश्चंस रखेंगे, कितने इजी होने चाहिए, या फिर मतलब इजी टफ हर तरह की, क्योंकि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग अलग व्यक्तित्व के बच्चे होते हैं, उन सबको ध्यान में रख करके हमें एक योजना बनानी चाहिए, उसी के आधार पर उस पार्ट को प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक अच्छी योजना भी अच्छा मतलब योजना का यहाँ पे मेन यही है कि बीच में क्लास के बीच में कोई भी नीरस कंडीशन में ना बैठा हो, ठीक है। तो हर किसी बच्चे को ध्यान में रख करके योजना बनानी चाहिए। उसके बाद है उचित पथ प्रदर्शन। इसमें देखिए संप्रेषण शिक्षण का वह भाग है जिसमें शिक्षक के निर्देश शिक्षार्थी के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करें। यहाँ पे मेनली यही बात कही गई है कि जब भी शिक्षण कराया जाए, ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि बच्चे जो हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए वो उनकी आने वाली जो लाइफ है या कक्षा में उनके लिए वो फ़ायदेमंद होना चाहिए, ठीक है। तो उनकी हेल्प होनी चाहिए, आगे चल करके इसका यूज़ कर सके, तो एक तरीके से उनको एक सही रास्ता दिखाया जाएगा, ठीक है। तो उचित पथ प्रदर्शन यहाँ पे हो जाएगा। जनतंत्रात्मकता क्या होती है? इसमें मेनली है ऊंच नीच की भावना से परे समता भाव से शिक्षण कराना चाहिए। यानी शिक्षण जो है वो ये देख करके नहीं करना चाहिए कि अगर कोई बच्चा वीक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा जो होती है उसमें हर तरीके के बच्चे प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो फिज़िकली मतलब ठीक नहीं होते हैं, दिखने में ठीक नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मेंटली थोड़े से कमज़ोर होते हैं, वो सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि अच्छे बच्चे जो होते हैं वो टीचर्स के बहुत ज़्यादा पसंदीदा होते हैं, तो उन्हीं पर ही मेनली फोकस किया जाता है। और जो इस तरीके के बच्चे होते हैं मतलब थोड़ा सा वीक जिनको समझा जाता है, तो उनके साथ तो मेनली यहाँ पे ये बताया गया है अच्छे संप्रेषण के लिए एक अच्छे शिक्षण में अच्छे संप्रेषण तब होगा जब हम सभी बच्चों को ध्यान में रखें। यानी कि किसी के अंदर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि वो मतलब कि वो हीन भावना नहीं आनी चाहिए उसे अपने को लेकर के। तो वही है, जनतंत्रात्मकता का खास ध्यान होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बालकों की कठिनाइयों का निदान। तो यहाँ पे देखिए बालकों की कठिनाइयों के निदान की बात अगर करें, शिक्षक का दायित्व है कि वे कठिन लगने वाले जो विषय हैं उनको रोचक व सरल बनाते हुए उनकी कठिनाइयों का निदान करें। उपचारात्मक जो उपचारपूर्ण शिक्षण की यहाँ बात की गई है कि उपचारात्मक जो शिक्षण होता है, जैसे कि आप मैथ्स पढ़ाने जा रहे हैं, मैथ्स में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न तक के कर लेते हैं, जैसे 3rd क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, उनको मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आ रहा है, कुछ ऐसे बच्चे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिनको एडिशन तक नहीं आ रहा है, सिंपल एडिशन तक नहीं आता है, ठीक है। तो मेनली ये जो कठिनाइयाँ हैं वो उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा होंगी जिसको सिंपल एडिशन नहीं आता है। तो एक अच्छे टीचर का ये मतलब उनकी ये काम है कि वो जो बच्चे जिनको एडिशन तक नहीं आ रहा है उनको स्पेशली उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करें कि उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, उनका उपचार करें। पहले तो उनकी प्रॉब्लम को पकड़े, फिर उसके बाद उनका उपचार करें, ठीक है। एक अच्छा शिक्षण उपचारपूर्ण होता है, ठीक। तो वही बात यहाँ पे की गई, कठिनाइयों को दूर करने के लिए। अब हाँ, ये भी बात है कि अब मान लीजिए जो वीक बच्चे हैं उन लोग को उनके लेवल का पढ़ाया जा रहा है, तो जो अच्छे बच्चे हैं उनका क्या होगा, तो उनको उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनको क्वेश्चन दिया जाए और वो सॉल्व करें, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगी कि मतलब व्यक्तिगत तरीके से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अधिगम से संप्रेषण का क्या संबंध है? अब यहाँ पे जब सीखने की बात आती है तो कम्युनिकेशन का क्या रिलेशन है? अच्छे संप्रेषण में अच्छे प्रश्नों का चयन कर उनसे पूछना यानी छात्रों से पूछना। शिक्षण की निपुणता किसी हद या सीमा तक प्रश्नोत्तर पर आधारित होती है। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे मान लीजिए, तो मतलब यहाँ पे बात ये कही गई है कि अगर कोई पार्ट पढ़ाया जाए, ठीक है, और उसमें क्या है कि कंटिन्यू अगर उस चैप्टर को पढ़ाते जा रहे हैं तो बच्चे क्या है थोड़ी देर तो बहुत इंटरेस्टेड तरीके से सुनेंगे। फिर क्या है, अच्छे संप्रेषण की बात अगर करें तो बीच में पढ़ाते में ही जो पहले पूछा जा चुका है उसमें 2-3 क्वेश्चन कर लिए जाएं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है मतलब अब ये है कि कंटिन्यू लगातार क्वेश्चन करते रहेंगे तभी भी प्रॉब्लम है, ठीक है। बीच में मतलब इतने क्वेश्चन किए जाएं कि बच्चे बस जो सो रहे हो वो जग जाएं फ़ौरन से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि एक हद जो है प्रश्नोत्तर की एक हद होनी चाहिए, मतलब कि उसको उसमें रख करके कि कितने क्वेश्चन हमें रखने हैं, तो इस आधार पर अगर हम रखेंगे तो हमारा भी जो संप्रेषण है वो एक अच्छा जो है कम्युनिकेशन बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद अब हम लोग आते हैं संप्रेषण का महत्व। संप्रेषण जीवन पर्यंत सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें हमारी समस्त इंद्रियां
आँख, कान, हाथ और शरीर के समस्त अंग क्रियाशील होते हैं। जब इंसान कम्युनिकेशन करता है, तो कम्युनिकेशन यानी बातचीत कर रहा है, ठीक है। एक अच्छा जो प्रभावी जो संप्रेषण होता है उसके लिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई सामने वाला आपसे बात कर रहा है, जैसे आप इंटरव्यू देने गए, तो इंटरव्यू देने गए हैं या फिर कोई अपनी जैसे नहीं प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करने होता है तो कस्टमर से बात की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बातें कह जाते हैं, अगर आपका जो है मतलब समझने की जो वो है वो भी अच्छी है, या फिर ऐसा होना चाहिए ना कि आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब एक्टिव होनी चाहिए कि आप एक एक पॉइंट को समझ सकें, और अगर कोई ऐसी बात है जिसको जो आपको अच्छी नहीं लग रही है उसका जवाब भी दे सकें। तो मतलब कहने का है कि संप्रेषण के समय में हमें हर तरीके से हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनके जो है थ्रू क्रियाशील रहना चाहिए। संप्रेषण के द्वारा शिक्षण को रोचक एवं सरल बनाकर शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें बढ़ोतरी और नामांकन की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विद्यालय में बच्चों के ठहराव की स्थिति को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अक्सर करके स्कूल जाने से बहुत डरते हैं, बहुत रोते हैं, मतलब परेशान रहते हैं। तो अब क्या किया जा रहा है कि स्कूल्स हैं वहाँ पे जो टीचर हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव रखा जाता है कि आप अट्रैक्टिव तरीके से जो भी आप पढ़ाना चाह रहे बच्चों को वो रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। अब उसमें आप चाहें आर्ट का यूज़ करिए या किसी भी तरीके के टैलेंट का यूज़ करिए, और फिर उसके बाद जो स्कूल्स की जो बिल्डिंग होती हैं उनको भी अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बिल्डिंग्स में जो पिक्चर्स बनाई जाती हैं उनको इस तरीके से रखा जाता है कि पिक्चर जैसे कहा नहीं जाता पिक्चर्स भी बात करती हैं। तो ये सारी जो हैं वो तरीके होते हैं कि बच्चों को किस तरीके से विद्यालय में उनका ठहराव बनाया जा सके, और फिर उनको मतलब अब घर से ज़्यादा उनको स्कूल जाना ज़्यादा अच्छा लगता हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं संप्रेषण के घटक या कारक, फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें पहले हम लोग ये जो पैराग्राफ है इसको हम जो डायग्राम है इसे समझ लेते हैं। जैसे घटक की अगर बात करें तो सबसे पहले कम्युनिकेटर की बात आती है। प्रेषक जो अपनी बात कह रहा है, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है, फॉर एग्जांपल शिक्षक, ठीक। वो क्या कर रहा है, अपने संदेश दे रहा है, जो उसके पास नॉलेज है वो एज अ मैसेज के फॉर्म में वो दे रहा है। किसको दे रहा है, मतलब कोई माध्यम होगा ना, वो चाहे वो बोल करके दे रहा है, मतलब अपने मैसेज को किसी माध्यम के थ्रू वो जो अचीवर्स हैं उनको प्रदान कर रहा है। तो अब ये जो मीडिया है वो बोल कर भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है, मतलब कि ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। यूट्यूब के थ्रू, अब तो यूट्यूब ही वाला ज़्यादातर हो गया है, ठीक है। तो माध्यम के थ्रू क्या होता है, अचीवर जो प्रापक होते हैं उन तक पहुंचाना। अब डिपेंड करता है अचीवर पर कि वो पहले क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा किसको, कम्युनिकेटर को, प्रेषक को, कि उसे समझ में आया है कि नहीं, या फिर उसे जवाब देना हो अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद उसका जो बताने का जो तरीका है वो अच्छा है कि नहीं अच्छा है, इस पर वो फीडबैक भी देगा। ये फीडबैक और रिस्पॉन्स दोनों की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, प्रापक की होती है, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हैं किसके, कम्युनिकेशन के। अच्छा, आप यहाँ पे देखिए ये जो कम्युनिकेशन के फैक्टर्स हैं इनमें जितने भी अभी हम लोग ने पॉइंट देखे थे इन सबको एक एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रेषक, जिसे कम्युनिकेटर कहते हैं, ठीक है। इसमें मेनली हम ये कहें शिक्षण संप्रेषण को प्रभावी बनाने में प्रेषक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग जो बात करने की करेगा वो कौन करेगा, प्रेषक करेगा। जो कम्युनिकेटर है वही स्टार्टिंग करेगा, और वही अगर उसका प्रभावशाली होगा तभी आगे बात बनेगी, ठीक है। तभी वो शिक्षण में अगर हो रहा है तो शिक्षण आगे बढ़ेगा, नॉलेज आगे बढ़ेगी, ठीक है। और जो भी मतलब एक सेंट्रलाइजेशन है वो उसी समय बनेगा। तो डिपेंड करता है यहाँ पे प्रेषक पर, ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए आज की बाल केंद्रित शिक्षण में प्रमुख तत्व क्या है, छात्र स्वयं होते हैं, ठीक है। अतः छात्र छात्राओं की आयु, मूल आकांक्षाएं, बौद्धिक स्तर, आदतें, मनोभावनाएं शिक्षण संप्रेषण को प्रभावित करती हैं। यानी मेनली जब भी शिक्षण किया जाता है, ठीक है, तो उसमें शिक्षण के समय में जो कि बाल केंद्रित है, जब भी संप्रेषण होगा तो मेनली संप्रेषण मेनली वहाँ पे कम्युनिकेशन की बात की जाएगी। तो वो जब भी होगा तो वो बच्चों की जो उनकी एबिलिटी है, उनकी जो बौद्धिक स्तर है, किस लेवल का वो सोच रहे हैं, ठीक है, उनकी मेंटालिटी, उनकी हैबिट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हैबिट, ठीक है। इन सब को ध्यान में रख करके ही संप्रेषण किया जाए, इन सब को ध्यान में रख करके ही शिक्षण को जो है आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो यही शिक्षण संप्रेषण को प्रभावित करने की यहाँ पे बात कही गई है। तो मेनली बाल केंद्रित है, तो बच्चों को ध्यान में रख करके सब काम करना है। प्रेषक को अपना संदेश भली भांति प्रेषित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है, ठीक है, जब वो अपना संदेश दे रहे होंगे। तो देखिए क्या क्या बात यहाँ पे कही गई है। पहला तो ये है छात्रों का बौद्धिक स्तर जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर पढ़ाया जा रहा है,
जैसे वही बात कही गई कि मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मैथ्स में पढ़ाया जा रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पे बौद्धिक स्तर की बात की जा रही है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनसे टेबल पूछा गया, बीच बीच में पूछा गया, फटाफट उन्होंने आंसर दिया। बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्हें 2 का टेबल भी नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर हम बड़े बड़े सम्स बोर्ड पर कराएंगे तो जिनको 2 का टेबल भी नहीं आता है वो कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके बौद्धिक स्तर को ध्यान में रख करके ही संप्रेषण किया जाए। उद्देश्य की जानकारी हो, जो भी ऑब्जेक्ट की सबसे पहले, जैसे पोएम पढ़ाई जा रही है तो पोएम को पढ़ाने से पहले बच्चों को ये बता दिया जाए कि आप कौन सी पोएम पढ़ने वाले हैं, उनसे पहले ही उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए इससे रिलेटेड। स्वयं का व्यक्तित्व, टीचर की जो है अपीयरेंस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक पोएम पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा, अगर छोटे बच्चे, सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये पड़ता है कि अगर आप फ्लावर्स वाली पोएम पढ़ाने जा रहे हैं तो टीचर किस तरीके से अपने आप को बना करके आया है। ज़रूरी नहीं है कि कार्टून, बहुत से ऐसे जो होते हैं बच्चों को इंटरेस्टेड मनोरंजन कराने के लिए कार्टून्स बन करके चले आते हैं, ठीक है, मतलब कार्टून्स नहीं, मतलब जो पोएम पढ़ाई जा रही है वैसा ही कुछ भेस या वैसी कोई ड्रेस वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके, मतलब अपनी तरीके से कोई ना कोई क्रिएटिविटी करते रहते हैं। विषय वस्तु का चयन सबसे इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि बच्चों के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे हिंदी पढ़ानी है, ठीक है, तो उसमें सबसे क्या है, पहले बच्चों को लेवल देख करके कि उनके क्लास के अकॉर्डिंग पहले आप अक्षर पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर शब्द पर जाएंगे, तो मतलब सरल से कठिन की तरफ जाएंगे। पाठ्य योजना का निर्माण, कि वही पाठ्य योजना जो हम लोग बनाते हैं कि स्टार्टिंग में पहले हम लोग जो है टॉपिक बताएंगे कि किस पर क्या पूछा जाता है, उसके बाद पूर्व ज्ञान को टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद अपना जो पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे। तो पूरी पाठ्य योजना का निर्माण करना है। उचित शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री का प्रयोग, वही सहायक सामग्री में TLM में ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा, इन सब का यूज़ करेंगे। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का खास ध्यान रखना है। अब मल्टीप्लिकेशन जो मतलब सिंपल 2 का टेबल भी जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, तो बड़े जो बच्चे हैं जिनको आता है उनको उनके अकॉर्डिंग सम्स दे दिए जाएँ ताकि वो उसमें बिजी रहें, और जो छोटे बच्चे जिनको नहीं आ रहा है उनको उनके लेवल का दिया जाए, ठीक है, पढ़ने के लिए। कक्षा का वातावरण जो है सबसे, मतलब एक इंटरेस्टेड बनाने के लिए कक्षा का वातावरण सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखा जाए। बालक का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात किए थे कि अगर जो है पहले तो स्कूल्स में भी ये जो है मतलब व्यवस्था होनी चाहिए कि बालकों का स्वास्थ्य चेक होता रहना चाहिए। दूसरा डिपेंड करता है कि बालक अगर स्वस्थ है तो उसको उतने अच्छे से वो अचीव कर लेगा, तो इसकी जानकारी भी ज़रूरी है। समवाय या विषयों के सहसंबंध पर आधारित शिक्षण संप्रेषण जब भी हो तो वो जो है उसका रिलेशन होना चाहिए, टॉपिक से रिलेट वो होना चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है उससे पहले अगर उनको कुछ मनोरंजन की बात बताई जा रही है या फिर उनको कुछ भी समझाया जा रहा है, कोई स्टोरी सुनाई जा रही है, वो से को रिलेट होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि ऐसी स्टोरी को ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि बच्चे ने उसको अपने रियल लाइफ में फील किया हो कहीं ना कहीं। अभिप्रेरणा, उनको मोटिवेट किया जाए। निष्पक्ष भाव, किसी को भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो कम है किसी से, ठीक है। तो ये सारे कुछ तरीके हैं एक जो है प्रभावशाली संप्रेषण के लिए। फिर आता है संदेश में देखिए, संदेश से आशय पाठ्य वस्तु से है, सिंपल। प्रेषक जो ग्राही को कुछ भी सिखाना चाहता है, अब ये जो प्रेषक है, कम्युनिकेटर है, वो अचीवर को जो भी सिखाना चाह रहा है, इस कार्य हेतु अपना जो अनुभव या ज्ञान है वह शिक्षण के माध्यम से प्रेषित करता है, ठीक है, टीचिंग के थ्रू वो जो है बताता है। तो इसी को ही जो टीचिंग के थ्रू वो बताने की कोशिश करता है अपनी नॉलेज को, उसी को ही संदेश कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, प्रेषक है, टीचर है, वो स्कूल या फिर स्टेशन स्थान आदि, मतलब कहने का है कि अब जैसे स्कूल की बात कर लें, टीचर है वो स्कूल में है, ठीक है, शब्दों को शुद्ध बोलना लिखना सिखाना चाहता है, बच्चों को जो है शुद्ध शब्द बोलना और लिखना सिखाना चाहता है। तो इसके लिए डिपेंड करता है कि वह खुद भी शुद्ध उच्चारण करे, ठीक है। अगर कोई टीचर है वो अगर मतलब शाह से शलजम वाला शाह है, उसको अगर वो सा पढ़ रहा है तो बच्चे भी उसको सा ही पढ़ेंगे, लिखेंगे भी वो सा, क्योंकि उन्होंने जो सा से सपेरा जो है उसको पढ़ा है, ठीक है, शलजम वाले को उन्होंने नहीं पढ़ा है। तो डिपेंड करता है कि जो टीचर है वो उसका जो उच्चारण है वो कैसा है, ठीक। अच्छा, अब आता है माध्यम, जिसे मीडिया कहा जाता है। माध्यम प्रेषक और प्रापक के बीच मेल कराते हैं, मीडियम का काम करते हैं माध्यम, ठीक है, यह दोनों के मध्यवस्था का कार्य करता है। वर्तमान समय में अनेक संप्रेषण माध्यम प्रचलित हैं, जैसे कि रेडियो है, ठीक है, रेडियो एक माध्यम है जो रेडियो पे बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें अलग अलग जगहों की न्यूज़ के बारे में। टेलीविज़न है,
ओवरहेड है, प्रोजेक्टर है, पैकेज है, टेलीफोन है, वीसीआर इत्यादि। ये सब कुछ माध्यम हैं जो हमें जो प्रेषक और प्रापक जो है, अचीवर और कम्युनिकेटर, उनके बीच में मीडियम का काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ग्राही, जो अचीवर की बात की जाए। संप्रेषण के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को ग्रहण करने वाले को ही ग्राही कहा जाता है, कि सही सही तरीके से वो किस तरीके से वो नॉलेज जो है उसको वो ग्रहण कर रहा है। ग्राही को अन्य नामों से, ये यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ग्राही जो है, अचीवर जो है, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसको प्रापक भी कहते हैं, प्राप्तकर्ता भी कहते हैं, ग्रहणकर्ता भी कहते हैं, विषयी भी कहते हैं। इन सभी नामों से संबोधित कर सकते हैं। ठीक। और लास्ट आता है क्या, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। तो यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार अधिगम की प्रक्रिया में सीखने वाले व्यक्ति को सीखने की ओर उत्सुक करने के लिए बीच बीच में पुनर्बलन, जो पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट है, पृष्ठपोषण है, फीडबैक है, ठीक है, ये सब जो दिया जाता है, जिससे सीखने में तारतम्यता मतलब कंटिन्यूटी बनी रहे, एक जो मतलब सीक्वेंस है उनका वो बना रहे, क्रमबद्धता बनी रहे, ध्यान की जो एकाग्रता है वो भी बनी रहे। उसी प्रकार संप्रेषण की प्रक्रिया में भी प्रापक को, जो अचीवर है, उसको समय समय पर प्रतिपुष्टि देना, जो उनको रिइंफोर्समेंट दिया जा रहा है कि शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने, ठीक है, इस तरीके से। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो लाइंस भी नहीं बना पाते हैं, ठीक है, अब उनमें हमें क्या करना है, अगर वो ए फॉर एप्पल यानी कि ए का जो सिंबल है उसकी लाइंस भी वो नहीं बना पा रहे हैं, उन्होंने 1 लिखा, 2 लिखा और अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, फिर वो थक गए, लेकिन वहाँ पर टीचर का क्या काम होता है, अब उनको मार करके तो वो करवाएगा नहीं, ना तो हाथ पकड़ करके, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो उन्होंने अगर थोड़ी सी भी सीधी लाइन बनाई है, ठीक है, तो वह बहुत अच्छा बनाया, इस तरीके से, मतलब शाबाश, बहुत अच्छा किया, तो इससे क्या होता है, वो धीरे धीरे मोटिवेट होगा, फिर वो कोशिश करेगा कि हाँ हम इसको और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये जो संदेश है उसके प्रति जागरूक वो रहेगा जो प्राप्त करता है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे क्या है, प्रतिपुष्टि जो फीडबैक है ये बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे शिक्षण के लिए भी और एक अच्छे संप्रेषण के लिए भी। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये जो संप्रेषण जो कम्युनिकेशन चैप्टर है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आपको देखने को मिलते हैं तो इसी में से ही सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो देखिए, संप्रेषण के प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। वर्तमान युग में संप्रेषण में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण को महत्व दिया जाने लगा है। वही बात है, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण, एक क्लास में अलग अलग जो व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी के बच्चे बैठे होते हैं, तो उन सब को ध्यान में रख करके कोई भी शिक्षण कराया जाता है। कक्षा में उचित वातावरण बनाया जाना चाहिए और छात्र एवं अध्यापक दोनों सक्रिय रहने चाहिए। छात्र और अध्यापक दोनों का एक्टिव होना ज़रूरी है, संप्रेषण ऐसा हो, क्योंकि संप्रेषण के साथ सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तभी सीख सकेंगे जब वो चीज़ उनको जो बताई जा रही है वो इफ़ेक्टिव हो, और साथ ही साथ वो इफ़ेक्टिव ऐसा हो कि बच्चों को भी अवसर देता रहे कि वो करके सीखें उसे। अन्यथा संप्रेषण अगर ऐसा नहीं है तो संप्रेषण का कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे सीख नहीं पा रहे तो फिर जो है खाली कहने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, संप्रेषण के प्रकार में 2 हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण, ठीक है। शाब्दिक संप्रेषण मौखिक होता है और लिखित होता है, मतलब शब्द का यूज़ किया जा रहा है। मौखिक में वार्तालाप करके या व्याख्या करके या कोई कहानी सुना करके, प्रश्न उत्तर पूछ करके, मौखिक बोल कर, मतलब बोल कर संप्रेषण किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। लिखित में विभिन्न तथ्यों का लिखित रूप में संप्रेषण किया जाए, अपनी अपनी लैंग्वेज में उसको लिखें, ठीक। तो ये हो जाते हैं शाब्दिक संप्रेषण में। अशाब्दिक संप्रेषण में कौन आते हैं, जैसे वाणी या आवाज़ का संप्रेषण। जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अगर किसी को फील करना चाह रहे होते हैं, जैसे आप सब ने शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे फादर्स वगैरह या हमारे घर के वो मेंबर जो लेट आते हैं घर में, ठीक है, या फिर कुछ खासकर बच्चों के लिए जिनके लिए जो फादर्स होते हैं वो कुछ इंटरेस्टेड चीज़ें लेकर के आते हैं, ठीक है, तो हमें उनकी गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ पता रहती है कि हाँ ये इन्हीं की ही गाड़ी, हालांकि वो स्टार्टिंग पूरे दिन भर में कई सारी गाड़ियाँ गुजर चुकी होती हैं, ठीक है। तो यही है वाणी या आवाज़ का संप्रेषण, ठीक है। आँख एवं मुख मुद्रा का संप्रेषण, बहुत सारे लोग अपनी आधी से ज़्यादा बात आँखों के इशारों से ही कर लेते हैं या मुँह के एक्सप्रेशन से कर लेते हैं और समझ भी जाते हैं, ठीक है। स्पर्श या छू कर विभिन्न तथ्यों का संप्रेषण करना, तो मतलब छू करके भी, जो हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो ब्लाइंड हों, ठीक है, तो वो इस तरीके से स्पर्श या छू करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके थे। अच्छा, अब यहाँ पे हम 1-2 जो मेथड हैं, एक व्यक्तित्व संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण, इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, इसमें बस हमें कुछ पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना है, हालांकि इसमें पॉइंट बहुत सारे दिए गए हैं, डिस्कस सबको कर लेंगे, लेकिन जब भी इसके बारे में पूछा जाएगा तो हमें बस कुछ ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ पे व्यक्तित्व संप्रेषण की बात की गई, इंडिविजुअल जब कम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा,
जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है तो इसे व्यक्तित्व जो मतलब व्यक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। जब अलग अलग जो है दिया जा रहा है, जैसे एजी मेलविन जो है, इनका कहना है विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना। यानी यहाँ पे व्यक्तिक संप्रेषण की जब बात की तो एजी मेलविन ने कहा कि व्यक्तिक संप्रेषण तब होगा जब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई टीचर है वो अगर हेल्प करना चाह रहा है अध्ययन में बच्चों की, ठीक है, तो वो उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनसे अलग अलग उनसे मिले, ठीक है, अलग अलग उनको बताए। जैसे अभी हम लोग ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मैथ्स की क्लास चल रही है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत मतलब बड़े बड़े टेबल्स भी आते हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से उनको मल्टीप्लिकेशन आता है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे जिनको 2 का टेबल भी नहीं आता है, बहुत से ऐसे जो मीडियम में है। तो क्या है कि सबको हम एक साथ तो नहीं लेकर चल सकते, इसलिए हम लोग सबके जो बहुत वीक हैं उनके पास भी स्पेशली जाएंगे, जो अच्छे हैं उनके पास भी जाएंगे, तो इस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अब इसके जो उद्देश्य हैं, व्यक्तिक जो संप्रेषण है उसके उद्देश्य क्या हैं? सबसे पहले तो यह छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, आवश्यकताओं, मानसिक योग्यताओं, इनके अनुसार शिक्षण कराया जाए। दूसरा है बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास किया जाए। उनकी जो स्पेशल एबिलिटीज़ है, जो अच्छे हैं पढ़ने में, उनको ऐसे टॉपिक दिए जाएं, ऐसे टास्क दिए जाएं कि उनका जो व्यक्तित्व है वो और भी ज़्यादा अच्छे से निखरे, ठीक है। जो कमज़ोर हैं उनकी हेल्प की जाए कि वो अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ा सकें। साधारण बालकों को उनके पसंदीदा क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। क्लास में एडमिशन तो करा दिया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको ऐसी फील्ड प्रोवाइड की जाए कि जो है वो उसमें मतलब पढ़ाई भी कर सकें और वो उसी फील्ड में अपना फ्यूचर बना सकें, ठीक है। क्रियाशीलता का अवसर देना चाहिए, करके सीखने का अवसर मिलने देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे व्यक्तिक संप्रेषण के जो गुण हैं उनके बारे में बात करें। शिक्षक का केंद्र बालक है, ठीक है, तो बालक को देखकर ही बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक शिक्षण होना चाहिए, इसी आधार पर शिक्षण हो। इस विधि में बालक स्वयं करना सीखता है। जब ये वाली जो व्यक्तिक परीक्षण की जब बात की जाती है तो इसमें बालक स्वयं करके सीखना मतलब कोशिश करता है, ठीक है। बालक को क्रियाशील बनाकर उसे ज्ञान अर्जित करने में ये समर्थ बनाती है, ये विधि जो होती है। फिर है हाँ, तो यहाँ पे देखिए शिक्षक जो है उसकी जो पर्सनालिटी है उसका भी बालक पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये पहले ही कहा गया है कि जो शिक्षक जो बालक सबसे ज़्यादा अगर किसी का जो अनुकरण करता है तो वो होता है शिक्षक, ठीक है। विधि जो भी है, ये जो व्यक्तिक परीक्षण की जो विधि है ये बहुत ही ज़्यादा रोचक इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर ये और भी ज़्यादा रोचक इंटरेस्टिंग तभी भी हो जाती है जब इसमें मेनली जो बालक हैं उनकी या छात्रों की व्यक्तित्व जो विभिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रख करके उनके आधार पर शिक्षा दी जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ बताया गया है, प्रखर बुद्धि या मंद बुद्धि दोनों प्रकार के छात्र जो हैं वो समान रूप से उपयोगी होते हैं, उनको क्लास में रखकर उनको ध्यान में रख करके शिक्षण दिया जाए। शिक्षक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें बालक पर वो स्पेशली वो जा करके ध्यान दे सकता है कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे करके, ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षण शिक्षक में उत्तरदायित्व को बढ़ाकर अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करता है। अब जैसे ये भी होता है कि अक्सर जो टीचिंग जिन लोगों ने की होगी तो आपने देखा होगा कि इंटर्नशिप की जब प्रोसेस होती है तो इंटर्नशिप के उसमें उपचारात्मक शिक्षण स्पेशली बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। आप जाइए स्कूल्स में, जाइए क्लासेस में, वहाँ पे ऐसे बच्चों को ढूंढिए जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, उनकी कमज़ोरियों को समझिए, ठीक है। तो वहाँ पे जब कमज़ोरियों को पता किया जाता है तो उनका मेन काम ये रहता है कि उपचारात्मक शिक्षण अगर वो कर रहे हैं तो उनका निदान भी करना है, उनकी प्रॉब्लम्स का निदान भी करना है। अब डिपेंड ये करता है कि वो कितनी मेहनत कर सकते हैं। अगर उस बच्चे को वो अच्छा करना चाह रहे हैं तो अधिक परिश्रम उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उनको मतलब परिश्रम वगैरह ये सारी चीज़ें भी उनको मोटिवेट करती हैं, ठीक है। व्यक्ति संप्रेषण के अब यहाँ पे दोष पढ़ लेते हैं। दोष यहाँ पे कि जब व्यक्तिगत जो है संप्रेषण होगा तो इसमें कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होगा। पहला तो ये है कि ये जो विधि होती है व्ययपूर्ण होती है, क्योंकि हमें क्लास लेने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन मिलती है वो बहुत कम मिलती है, ठीक है। अब उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो और मतलब जैसे मान लीजिए 1 घंटा मिल रहा है तो 1 घंटे में जो बहुत वीक बच्चा है वो फिर कुछ ही कर पाएगा। या मान लीजिए अब एक क्लास में कम से कम ये स्ट्रेंथ रहती है कि 40 बच्चे रहते हैं, तो एक बच्चा बहुत वीक है, या तो उस पर कंप्लीट ध्यान होगा तो बाकी रह जाएंगे, या फिर बाकियों पे ध्यान होगा तो वो रह जाएगा। तो ये एक तरीके से व्ययपूर्ण भी है कि एक अकेला टीचर वो नहीं कर सकता, नहीं तो सभी बच्चों के लिए एक टीचर अरेंज हो, प्रत्येक छात्र के लिए एक शिक्षक, ठीक है।
हर छात्र के लिए अगर व्यक्तिगत परीक्षण की बात करें, संप्रेषण की बात करें, तो हर छात्र के लिए एक शिक्षक जो है उसका प्रबंधन इम्पॉसिबल है, ठीक है, असंभव सा ही लगता है, क्योंकि अलग अलग वेराइटीज़ के बच्चे होते हैं, तो उनमें एक टीचर किसको किसको संभाले। फिर है सामाजिकता का गुण विकसित नहीं होता इसमें, क्योंकि ये भी बात है, क्योंकि जब टीचर सबके से इंटरेक्ट नहीं हो पाता तो वो खुद भी इरिटेट हो जाता है एक तरीके से, तो सामाजिक जो गुण हैं वो उसके विकसित नहीं हो पाते। विधि अव्यवहारिक होती है, ठीक है, तो ये विधि बिल्कुल अव्यवहारिक है। दूसरा यहाँ पे ये है कि बालकों में प्रेम, सहयोग, आत्मत्याग की भावना का उदय नहीं हो पाता, क्योंकि बालक अपने से जो है कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो विधि है इसमें प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रतिस्पर्धा का सदैव अभाव रहता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो अब टीचर जो है वो अगर सबके पास ऐसे जाता रहेगा तो क्या है कि जब उनके पर ध्यान नहीं दिया, बच्चे की मेंटालिटी ऐसी बन जाएगी कि जब टीचर हमें आकर के बताएंगे तब हम इसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब उनमें ये प्रोत्साहन, प्रतिस्पर्धा वाली जो चीज़ें हैं इनका भी अभाव रहेगा। दूसरा ये दृष्टिकोण उनका बहुत संकुचित हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब ये व्यक्तिगत जो संप्रेषण था उसकी बात तो हो गई। सामूहिक संप्रेषण की अब बात करते हैं। सामूहिक संप्रेषण का अर्थ अगर बात करें तो कक्षा शिक्षण की बात की जाती है। कक्षा में एक टीचर रहता है, 40 बच्चे रहते हैं, तो एक ही टीचर को 40 बच्चों को पढ़ाना होता है, तो वहाँ पर समूह में ही वो पढ़ाएगा, ठीक है। इसके गुण देख लीजिए। सबसे पहला है कि ये एक सरल और सस्ती विधि है, क्योंकि 40 बच्चों को अगर अलग अलग 40 टीचर पढ़ाएंगे तो उनको पे स्किल देनी पड़ेगी, फिर तो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम की बात होती है, ठीक है। तो मेनली ये एक टीचर अगर इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा है तो ये एक सरल और सस्ती जो है विधि है, व्यवहारिक भी है। दूसरा है छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं कि मौके दिए जाते हैं छात्रों को कि वो खुद भी अपने आप को रिप्रेजेंट करें। इस विधि से शिक्षा देने में बालकों की जो तर्क शक्ति, कल्पना, चिंतन शक्ति का विकास होता है। उन्हें ये पता रहता है कि टीचर सबके पास तो नहीं पहुंच सकता, इसलिए उन्हें वो खुद सोचने के मौके भी मिलते हैं, और जब उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं तो वो बताने की कोशिश भी करते हैं। नेतृत्व के गुणों का विकास उनके अंदर होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब ज़्यादा होते हैं, टीचर अगर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो वो फिर वो ना शिक्षण कर पाएगा ना ही संप्रेषण कर पाएगा, मतलब अच्छा संप्रेषण नहीं होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ग्रुप्स बना देता है वो, और हर ग्रुप का एक कोई लीडर, कोई जो सबसे अच्छा जो बच्चा होता है वो लीडर बन जाता है। तो मेनली यहाँ पे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको नेतृत्व का गुण भी मिलता है, ठीक है, उनके गुणों का भी विकास होता है। दूसरा इतिहास, भूगोल, संगीत, कला, कविता के लिए ये बहुत ही उपयोगी विधि है, क्योंकि यहाँ पे संगीत है, ठीक है, बच्चा आप अब अकेले में गुनगुना रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो अगर स्टेज या क्लास में सब आगे जा करके अपनी संगीत को रिप्रेजेंट कर रहा है या अपनी कला को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो है बाकी जो क्लासमेट हैं उनका सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है, सुनेंगे, कमियां जो होंगी उनको बताएंगे भी। इस विधि में शिक्षण देने के लिए मेनली अनुकरण की जो भावना है वो उत्पन्न होती है। वही है कि जो टीचर है, ठीक है, उनका सबसे ज़्यादा बच्चे अनुकरण करते हैं। तो बच्चों में पूरे क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, अक्सर करके टीचर्स उनको जो है टॉपिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए खड़े करते हैं, या फिर कुछ जो वीक होते हैं, जिनकी जो वीकनेस होती है, उनके जो डर है उसको भगाने के लिए भी जो है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो अनुकरण करें, ठीक है। तो ये जो अनुकरण की जो भावना है इसको भी उत्पन्न किया जाता है। सुझाव और नवीन ज्ञान ये प्रदान करती है, इस तरीके की जो विधि होती है। इसके अलावा शिक्षण के प्रति उत्साह उत्पन्न करती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर बालक जो होते हैं उनमें उत्तर देने की प्रवृत्ति को भी उत्पन्न करती है, क्योंकि जब पाठ जब पढ़ाते हैं टीचर तो क्या होता है कि बीच बीच में वो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, ठीक है। तो फिर जैसे मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन पूछे गए क्लास में किसी भी ऐसे बच्चे से जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता था, लेकिन जब एक बार उससे क्वेश्चन पूछ लिएगा, पूरी क्लास में खड़े होकर के बताना है, तो क्या होगा कि उसने अच्छे से बता दिया तो फिर वो ये सोचेगा हाँ हो सकता है कि अभी भी फिर से हमसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो वो मतलब कि उसके अंदर एक उत्तर देने की प्रवृत्ति पहली बार में डर लगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो बनने लग जाती है, ठीक है। फिर है बालकों में विचारों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करके बालक अपने जो विचार हैं उनको हो सकता है कुछ गलत बोल दें, तो गलत बोलेंगे तो बाकी जो बच्चे हैं वो उनको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो इस तरीके से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस विधि में योग्य नागरिक बनने का प्रशिक्षण देती है, ठीक है। ये जो विधि होती है ये एक योग है, क्योंकि इसमें ये एक विधि ऐसी है कि जिसमें जब बच्चे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का उनको जब मौका मिलता है, तो इसमें समूह में चीज़ें जब होती हैं तो कई तरीके के लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ हास्यात्मक बातें कर देते हैं जो नेगेटिव फीलिंग आती है, लेकिन ये भी एक तरीके से बेनिफिटेड रहती है। हमेशा चीज़ें अच्छी रहेंगी तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये सारे गुण हो गए।
फिर आता है सामूहिक संप्रेषण के दोष। तो इसमें देखिए इसकी भी सामूहिक संप्रेषण की भी कमियां हैं। पहला तो बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाल केंद्रित की कि बालक को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाए, तो इसमें बालक अलग अलग तरीके के बालक होते हैं, तो सबको ध्यान में रख करके शिक्षण नहीं हो सकता क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम होती है। इसके बाद है कि बालकों के व्यक्तिगत भेदों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो व्यक्तिगत भेद की ही बात यहाँ पे की जा रही है कि एक क्लास के लिए एक ही टीचर होता है। अब वो या तो एक सब्जेक्ट को, अगर व्यक्तिगत जो भेद हैं उन पर ध्यान देना है तो फिर एक सब्जेक्ट पे एक ही दिन ही पढ़ाई हो सकती है। ऐसे तो बहुत टाइम भी लग सकता है पढ़ने में, तो ये इसकी भी कमी होती है, ठीक है, क्योंकि एक समान ही शिक्षा सबको दी जाएगी। इसके अलावा है कि शिक्षक और छात्रों को एक संकुचित क्षेत्र में बांध देती है, तो इसके लिए एक मतलब बाउंड्री बन जाती है, ठीक है, ये जो विधि होती है इसके द्वारा, क्योंकि समान शिक्षा सबको प्रोवाइड की जा रही है। तो जो बहुत अच्छे जो बच्चे हैं उनके लिए क्या रहेगा कि भाई हमारा सिलेबस ही यही है, लेकिन हमें तो ये ईजिली आता है, ठीक है। शिक्षक और छात्रों के मध्य संपर्क नहीं बन पाता है क्योंकि एक ही टीचर होता है, 40 बच्चे होते हैं, तो सभी बच्चों से तो इंटरेक्शन हो नहीं पाएगा। शिक्षक तो सक्रिय रहता है लेकिन बालक निष्क्रिय हो जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि क्लास में आगे की सीट पे बैठे 2-3 सीट पे बैठे बच्चे एक्टिव रहें, लेकिन पीछे की सीट पे बैठे अक्सर बच्चे सोते रहते हैं या कुछ और ही काम करते रहते हैं, ठीक है, गेम खेलना या कुछ भी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये इनके जो दोष थे वो हो गए, ठीक है। अच्छा, अब आता है जिसको हमें वो जो चार्ट है उसमें देखना होगा, प्रभावी संप्रेषण के जो तरीके हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो एक बार चार्ट देख लेते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बस खाली हमें हेडिंग देखना है कि एक जो प्रभावी संप्रेषण है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, अध्यापन आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा था। प्रेरणास्पद होना चाहिए, मोटिवेट करने वाला जो है संप्रेषण होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे को ध्यान में रख करके, सुनियोजित होना चाहिए, उसका नियोजन अच्छा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बच्चों की जो फीलिंग्स हैं उनको जो है मतलब कोई ठेस नहीं पहुँचाना है। सक्रिय अध्यापन होना चाहिए, विषय से संबंधित क्रमबद्धता होनी चाहिए, विषय से वो रिलेट करना चाहिए कि अगला जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से इंटर रिलेट हो, सहयोग की भावना का विकास हो कि जो बच्चे जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है। अगर कोई किसी को अच्छा कुछ समझ में आ जा रहा है तो ऐसा ना हो कि वो अपना छुपाए, तो ऐसी ना हो। पाठ की तैयारी होनी चाहिए कि पाठ जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें पहले क्या करना है, उसके बाद सारी चीज़ें बच्चों के पास भी अवेलेबल हो, टीचर भी जो है पहले से प्रिपेयर हो। पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, सहायक सामग्री की समुचित प्रयोग किया जाए, TLM के जितने भी जो उस टॉपिक से रिलेटेड है उनका यूज़ किया जाए। स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए कि उनको पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए कि जो बालक हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। अब इन्हीं टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि यहाँ पे ये बोला गया है कि प्रभावी संप्रेषण का तरीका क्या क्या हो सकता है। तो वही है, उद्देश्यपूर्ण की अगर बात करें, उद्देश्य जो भी रखा जा रहा है कि संप्रेषण अगर किया जा रहा है, ज़रूरी नहीं है हमेशा क्लास की ही बात की जाए, कहीं बाहर भी, कहीं ग्रुप बना करके, कहीं किसी जो है सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे भी अगर हो रहा हो, तो वो उद्देश्य जो है वो स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए, स्पेशल हो, क्लियर हो, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अध्यापन आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, यानी कक्षा का वातावरण कठोरता या नीरसता से युक्त नहीं होना चाहिए। हमेशा ऑर्डर देते रहेंगे, हमेशा बच्चों को हड़का कर रखेंगे तो जो है चीज़ें उनको समझ में नहीं आएंगी। प्रेरणास्पद होना चाहिए, पूर्व अनुभवों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। जब पूर्व अनुभवों पर आधारित होगा तो उन्हें ये पता रहेगा बच्चों को कि हाँ ये चीज़ हम लोग ने पहले देख ही रखी है, पढ़ा भी है, इसके बारे में हम जानते हैं, मोटिवेट हो जाएंगे वो। बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चों को ध्यान में रख करके कि वो जो भी एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सके, तो इसको ध्यान में रख करके ही उनको शिक्षण कराया जाए या संप्रेषण हो, ठीक है। सुनियोजित हो, भली प्रकार से पूरी योजना बना करके इसका जो है पूरा मतलब इसको बनाया जाए। प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित, प्रजातांत्रिक पद्धति को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सभी बालक एक समान, मतलब सभी बालकों के साथ टीचर का ये जो है मतलब काम है कि वो समान व्यवहार करे, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, अच्छी फैमिली से हो या गरीब घर से हो, लिंग कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, किसी भी जाति का हो, इन सारी चीज़ों में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक। सक्रिय अध्यापन प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि कक्षा में उचित वातावरण बनाया जाए, तभी भी छात्र अध्यापक दोनों सक्रिय रहेंगे, ठीक है। अब जैसे है कि सक्रिय की बात की गई है, एक सरकारी स्कूल्स की अक्सर ये कंडीशंस होती हैं कि इस समय गर्मियाँ इतनी पड़ रही हैं, ठीक है,
अब पंखे अगर रोते रहेंगे तो बच्चे इसमें पढ़ेंगे? बच्चे कॉपी पेपर से तो अपने आप को मतलब हवा या ठंडक तो पहुंचाएंगे नहीं, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि वातावरण सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। विषय में क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रम की ही यहाँ पे बात की गई कि पहले जो बच्चे छोटे हैं उनकी ही बात अगर हम सिंपली करें तो पहले हम अगर उनको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने अभी पढ़ने की स्टार्टिंग की है, तो उन्हें हम सबसे पहले अक्षर पढ़ाएंगे। अक्षर के बाद फिर हम शब्द पढ़ाएंगे, फिर हम सेंटेंसेस जो वाक्य हैं उनको पढ़ाएंगे। तो यही है, छोटे छोटे टुकड़ों में करके हम उनको आगे जो सरल से जटिल की तरफ ले जाएंगे। सहयोग की भावना का विकास। किसी भी विषय को पढ़ाते समय अध्यापक यदि बीच बीच में प्रश्न करता रहेगा तो छात्र की जिज्ञासा, शिक्षण के प्रति जो उनकी रुचि है वो भी बढ़ेगी, और वो भी मतलब सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो अपने आप का तर्क वितर्क करते रहेंगे कि हाँ अगर ये टॉपिक आता है तो हमें क्या जवाब देना है, या अगर हम अपने क्या विचार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी है, सहयोग की भावना का भी विकास होता है। पाठ की तैयारी। प्रभावी संप्रेषण के लिए पहले से ही पूरी तैयारी। एक टीचर है, वो अगर कोई पाठ पढ़ाना चाह रहा है तो अगर वो पहले से पूरा प्रिपेयर करके आएगा, हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाना है इसमें, क्योंकि अक्सर करके जो पाठ होते हैं इसमें बहुत सारी कहानियाँ भी होती हैं, तो हमें मेनली मेन टॉपिक्स पर खास फोकस करना है, ठीक है। पूर्व ज्ञान से संबंधित। पूर्व ज्ञान को ज़रूर टेस्ट करना। अगर कोई कविता या कहानी पढ़ाई जा रही है, तो अगर मान लीजिए जंगल से रिलेटेड अगर जो है कहानी है, ठीक है, तो क्या है कि उस जंगल में जो जानवर हैं, जंगली जानवरों के बारे में जो बच्चे हैं वो क्या क्या जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूर्व ज्ञान से उन्हें मतलब रिलेट करें। सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग किया जाए। श्यामपट्ट का अधिक प्रयोग किया जाए, और चार्ट या मॉडल या चार्ट पट्टिका, फ्लैश कार्ड वगैरह, या फिर खास कर वो वीडियो क्लिप वगैरह का जो यूज़ किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं कि सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए। स्वतंत्र वातावरण हो। संप्रेषण जब भी हो तो अनुशासित जो है, मतलब एक तो संप्रेषण अगर हो रहा है तो अनुशासन, भाई विद्यालय में हो रहा है तो अनुशासन तो ज़रूरी है, लेकिन बच्चे फ्री हों, ठीक है। बच्चे ऐसे मतलब उनके लिए ऐसा वातावरण रखा जाए कि वो अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो डरे ना, वो अपनी फ्री होकर के अपनी बात को रख सकें, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर अनुशासन में उनको नहीं रखा जाएगा, फिर तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी भी करने लग जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। आत्मविश्वास की जागृति होनी चाहिए। संप्रेषण की अच्छी तैयारी अध्यापक में आत्मविश्वास जागृत करता है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, बालकों का फोकस टीचर की तरफ है, तो जो एक आत्मविश्वास जो होता है ना, वो टीचर का भी बढ़ता है, फिर वो और अच्छे से एक्सप्रेस करता है। अध्यापन उपचार पूर्ण होना चाहिए। अध्यापन जब भी किया जाए तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, ठीक है। क्रियाशीलता एवं छात्रों को अपनी बात कहने का अवसर पूरा प्रदान हो, कि मतलब ऐसा जो है वो अपनी जो एक्टिविटी है, जो अपनी क्रिएटिविटी है, उसको भी वो प्रेजेंट कर सके। हमेशा नहीं टीचर जो है वो अगर कोई बच्चा बोलना चाह रहा है तो उसे घूर के देख ले, या कोई भी ऐसी मतलब एक्टिविटी मतलब कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन शो करे कि बच्चा बोलने से पहले वो डर करके सीधा बैठ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को बोलने का अवसर देना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है उससे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।